देखिएगा, जब हम लोग पढ़ते रहते हैं, जब हम लोग शुरुआत करते हैं हिस्ट्री की, या कभी कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा विभिन्न लोगों से, तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, वो होती है सीक्वेंस को लेकर के। सीक्वेंस को लेकर के कि घटनाएं आती तो हैं, चीजें सारी पता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के का नाम बिंदुसार था, बिंदुसार किसके कौन से टाइम पीरियड का है, या किस वंश का बिलोंग करता है, तो मौर्य डायनेस्टी से। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, फाहियान किसके दरबार में आया था। वर्धन वंश से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मध्यकालीन भारत से रिलेटेड आ सकता है। तो जो भी क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन का हमारे पास सीक्वेंस नहीं होता है। अगर हिस्ट्री में आपने, ठीक, नहीं ज्यादा लेंदी नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। ठीक, लेंदी एक भी नहीं होगा। बस हाँ, जरूर ये काम करिएगा कि जो भी मैं लिखूं, आप उसको या तो लिखते चलिएगा या आप उससे रिलेटेड चीजें पूछते जरूर चलिएगा। क्योंकि बढ़िया हिस्ट्री आपको तभी बन पाएगी जब आप इसमें ना तो चाहे बुक से पढ़ोगे चाहे मुझसे पढ़ोगे। हाँ, अगर जैसे बुक में पढ़ोगे तो कहीं पर किसी का नाम एकात मात्रा का ऊपर नीचे, एकात मात्रा उसमें ऊपर हो सकती है, मेरे मात्रा में कुछ अलग हो सकता है। बाकी हर जगह हिस्ट्री एक ही जैसा मिलेगा आपको। ठीक, तो इसमें बढ़िया से आपको, हाँ, जल्दी से समझ में नहीं आता, बिल्कुल आएगा आपकी बार। एक बार आप मुझसे, एक बार आप, हाँ, एक बार मुझसे पढ़ के देखिए, फिर उसके बाद आप किसी बुक को पढ़िएगा। बस हाँ, जैसे जैसे मैं बताऊं, बस आप केवल उस चीज का निर्धारण करिए रहिएगा, उस चीज को जानते रहिएगा। तो हिस्ट्री में ध्यान से सुनिएगा, इतिहास शुरुआत करते हैं। मैं पूरी चीजें बताऊंगा, बस चीजें सुनते रहिएगा, आपका भला हो जाएगा 100%। ध्यान से सुनिएगा, इतिहास। तो इतिहास का मतलब, आप पढ़े, युद्ध पढ़ चुके हैं, वो तो एक छोटा सा ऐसे टॉपिक था। आप पूरा आज यहाँ जानोगे, हर चीज जानेंगे, एक सीक्वेंस पूरा, हर चीज। पहले मैं सीक्वेंस बताऊंगा सभी पूरा का, चाहे वो प्राग ऐतिहासिक काल हो, चाहे आद्य ऐतिहासिक काल हो, चाहे वो प्राचीन भारत हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत हो, चाहे वो आधुनिक भारत हो, चाहे आजादी के बाद का भारत हो। ठीक, ये सारी चीजें, जितने भी टॉपिक इसमें आते हैं, वो सारी चीजें जानी जाएंगी, प्रमुख किताबें जानी जाएंगी, प्रमुख व्यक्तियों के नाम जाने जाएंगे, प्रमुख विभागों का नाम जाना जाएगा। जैसे दीवान अमीन कोही क्या था, दीवान मुस्तक राज क्या था, दीवान, जितने भी मध्यकालीन भारत के प्रमुख विभाग थे, पेशवाओं के बारे में, वो सारी चीजें जानी जाएंगी। बस हाँ, ध्यान रखिएगा कि कमेंट अब बंद कर दीजिए जब मैं पूछूं तभी आप, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ने में दिमाग लगाऊंगा तो बताऊंगा क्या। फिर ध्यान से सुनिएगा, इतिहास। इतिहास का मतलब ही क्या होता है सबको पता है, लेकिन मैं शुरुआत यहीं से करूंगा। इतिहास का मतलब अब तक, हास, अब इति का मतलब होता है अब तक, और हास का मतलब होता है घटा हुआ। अब तक घटा हुआ, जितनी भी अब तक का मतलब ये जरूरी थोड़ी ना है कि जब से मेरी पैदाइश हुई तब से लेकर के आज तक की जो घटनाएं घटित हुई हैं वही केवल हिस्ट्री है। जब से, हाँ, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से लेकर के आज अभी क्लास शुरू होने तक की पहले की घटना, यानी 12:30 बजे के पहले की सारी घटनाएं इतिहास के अंतर्गत आएंगी। लेकिन हिस्ट्री में ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा आपको, बस सुनते रहिएगा। बस इतिहास में आप जो अब तक घटी हुई घटनाएं पढ़ते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे एक क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूं कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, हु इज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा। अरे मीरा कुमार कौन बता रहा है, जीवी मावलंकर, वेरी गुड, गणेश वासुदेव मावलंकर, जी वी मावलंकर थे। ध्यान से सुनिएगा, इसको इतिहास से प्लस कैसे जोड़ा जाएगा, हर चीजें मैं जोड़ के बताऊंगा, बस ध्यान से सुनिएगा। गणेश वासुदेव मावलंकर थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। क्या आप इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति जो ये बता दे कि जीवी मावलंकर को जानते कितने लोग हैं, यानी उनके टाइम पीरियड में जितने भी लोग जानते हैं, जितने लोगों ने नाम बताया जीवी मावलंकर, क्या इनको देखा है किसी ने, नहीं देखा है। तो आपको कैसे पता चला लोकसभा के पहले अध्यक्ष ये थे, तो आपको पता चला ऐसे कि किसी ने आपको बताया है। बताने का मतलब है श्रुतियों के आधार पर किसी ने आपको बताया है, या कहीं पर ये लिखा हुआ था, यानी या तो कहीं पर इसका कोई एविडेंस था, लिखा हुआ था। श्रुतियों, या तो कोई सुना सकता है आपको कि हाँ ऐसे ऐसे व्यक्ति थे, या तो कहीं लिखा हुआ मिल सकता है बाई स्टडी, तो लिखा हुआ मिल सकता है। इतिहास में जितनी भी चीजें जानी जाती हैं, या तो कोई बताएगा, या तो लिखा हुआ कहीं मिलेगा,
लिखा हुआ कहीं हो सकता है, जैसे कोई कोई ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखे हुए मिलते हैं जो पत्थरों पर लिखे जाते थे, और पत्थरों पर लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? शिलालेख कहलाती थी। या फिर कहीं पर मोहरे, मोहर का मतलब होता है जो सील पैक लगते हैं, मोहरों पर उनका वर्णन होता था। कहीं पर छोटे छोटे पत्थरों, जैसे पत्थर पर हो गया, किताबें जैसे मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका, विष्णु शर्मा ने लिखी थी पंचतंत्र, विशाख दत्त ने लिखी थी मुद्रा राक्षस, तो इन किताबों में भी लिखा हुआ मिल जाता है। इतिहास का जो पूरा अध्ययन किया जाता है वो किसी न किसी एविडेंस यानी किसी न किसी स्रोत के आधार पर किया जाता है। इतिहास में जितनी भी चीजें बताई जाती हैं वो किसी न किसी स्रोत के आधार पर बताई जा सकती हैं, चाहे वो स्रोत, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो स्रोत लिखा हुआ हो या तो चाहे वो स्रोत कहीं किसी ने आपको सुनाया हो। तो इतिहास को भी इसी आधार पर बांटा गया है, स्रोत के आधार पर। ऐसा इतिहास का खंड जिसमें हमारे पास कोई स्रोत नहीं है, ऐसा इतिहास का काल, ऐसा हमारा बीता हुआ काल जिसमें हमारे पास कोई भी लिखा हुआ स्रोत नहीं है, उस काल को क्या कहते हैं? उस काल को कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। उस काल को क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। समझ पाए कि नहीं? वेरी गुड। आप लोगों ने जितने भी टेट वाले लोग बैठे हैं वो ध्यान से सुनेंगे इस वाले वर्ड को। आपके हिंदी में एक बार ये टेट के पेपर में आया था तोड़ के लिखने के लिए। इसमें क्या था कि प्राक प्लस ऐतिहासिक, ऐतिहास या प्राक प्लस ऐतिहास, इतिहास प्लस इक, ये तोड़ के लिखने के लिए आया था एक बार, आपको ध्यान होगा किसी पेपर में मिला था। हाँ, प्राग प्लस इतिहास। हाँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं फिर से पूरा, कि ऐसा इतिहास का क्रम, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे इतिहास का खंड, ऐसे इतिहास का काल, ऐसा बीता हुआ, ऐसा गुजरा हुआ काल जिसमें हमारे पास कोई स्रोत नहीं है, ऐसा बीता हुआ काल जिसमें हमारे पास कोई स्रोत नहीं है, उस काल को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। और ऐसा इतिहास का खंड जिसमें हमारे पास सारे स्रोत विद्यमान हैं, यानी स्रोत हमारे पास उपस्थित हैं, चाहे किसी के सुनाने के माध्यम से, चाहे लिखने के माध्यम से, चाहे किताबों के माध्यम से, चाहे मोहर के माध्यम से, चाहे किसी न किसी माध्यम से हमारे पास स्रोत उपस्थित हैं, उस काल को क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं उसको? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। समझ पाए कि नहीं? प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक में समझ पाए? ठीक। इतिहास का शाब्दिक अर्थ बताते, इतिहास का मतलब होता है अब तक घटा हुआ। हाँ, वेरी गुड, समझिएगा। अच्छा, इतिहास के बारे में एक और लाइन की बताई जाती है कि छोटी सी कहावत बनी है, इतिहास अतीत के क्रमबद्ध, इतिहास मानव के अतीत का क्रमबद्ध विवेचन करता है, मानव के उत्थान पतन का सच्चा वर्णन करता है। तो ये ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा खंड जिसमें हमारे पास कोई स्रोत नहीं था उस काल को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक। और ऐसा काल जिसमें हमारे पास स्रोत विद्यमान थे उसको क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक। तो इतनी बात समझ पाए कि नहीं आप लोग? अरे लड़के, सिंधु सभ्यता मैं बताऊंगा, हाँ, एस सिंधु सभ्यता में सारी चीजें बताऊंगा। समझ पाए कि नहीं? तो दो चीजें आपने पढ़ी, प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक वो काल था जिसमें हमारे पास कोई स्रोत नहीं थे, केवल हमारे अनुमान हैं। और आद्य ऐतिहासिक किसे कहा जाता है? जिसमें हमारे पास स्रोत हैं किसी न किसी माध्यम से। दूसरी, इतिहास पढ़ने के लिए दूसरी क्या पता होनी चाहिए? हम लोगों को सन पता होना चाहिए। सन का मतलब ये होता है ईसा पूर्व क्या है, ईसवी क्या है, विक्रम संवत क्या है, शक संवत क्या है, हिजरी संवत क्या है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। वैसे संवत कई हैं, लेकिन हम लोगों के इतिहास में जरूरत पड़ेगी 5 लोगों की। कितने लोगों की? 5 लोगों की। कई सारे लोगों को मैंने बताया भी होगा, ठीक, लेकिन आज मैं फिर से बता रहा हूं जिन लोगों को नहीं पता है। तो सन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, आपको पहला पता होना चाहिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। अच्छा, बड़ा बड़ा तो लिख रहा हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं छोटा लिखने देखने में? बड़ा बड़ा तो लिख रहा हूं ना? नहीं बोल रहे हैं, हाँ ठीक, वेरी गुड। चलिए, तो ध्यान से सुनिएगा।
एक कैलेंडर है हमारे पास ग्रेगोरियन कैलेंडर। ध्यान से सुनिएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत होती है ब्रिटिशों के टाइम पीरियड से। ब्रिटिशों का मतलब, अरे थोड़ा और बड़ा क्या, पूरे बोर्डवा पे एक का शब्द लिखे, थोड़ा और बड़ा क्या होता है, ध्यान से सुनिए, बस मैं बोल भी रहा हूं ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती ईसा मसीह को लेकर के। ईसा मसीह जो ईसाई धर्म है, ईसा मसीह उसके सबसे बड़े धर्म गुरु, या उन्हीं से शुरुआत ही होती है। तो ईसा मसीह के बर्थ को लेकर के इस कैलेंडर की शुरुआत हुई। हम मान लेते हैं कि जिस दिन ईसा मसीह का बर्थडे है उस दिन तारीख थी 01/00/01, सब कुछ 00 था। उसी दिन से, हाँ, उसी दिन से इस कैलेंडर की शुरुआत हुई। अब इस ईसा मसीह के जन्म के जो पहले की घटना है, ऐसी घटनाएं जो ईसा मसीह के पहले की घटनाएं हैं, उन्हें कहा जाता है ईसा पूर्व की घटना। इंग्लिश में कहते हैं बीसी, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। कहीं कहीं पर बिफोर बर्थ ऑफ कॉमन एरा लिखा जाता है, बीसीई लिखते हैं इसको। तो चाहे बीसीई लिखा रहे, इसको बोला जाता है बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं एडी। एडी का मतलब होता है ईसवी। जैसे आपने जाना होगा, जब मैं पहली बार पढ़ रहा था तो मास्टर साहब ने बताया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म, ये है महात्मा बुद्ध। इनका चित्र मैं कल बनाऊंगा जब इनका टॉपिक आएगा। ये है महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। तो 563 मुझे लगता था ये बड़ा है, 483 छोटा है। मास्टर साहब पागल बना रहे हैं और ये शायद उल्टा लिख दिए हैं। तो मैं सुधरवाने के लिए उनको बोलता था तो वो एक मार देते थे, बताए नहीं थे, वो मार दिया करते थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 563 का मतलब है इधर की घटना। जब हम लोग छोटे थे तो जब सरल रेखा खींचा करते थे तो बीच में हो गई 0, -1, -2, -3, -4, इधर 1 2 3 4। जब 4 से इधर आगे की तरफ आते थे तो इसको भी कहा जाता था बढ़ता हुआ क्रम है, क्योंकि -4 ज्यादा छोटा है किसकी तुलना में? -1 की तुलना में। तो इधर तरफ बढ़ रहे थे। सेम उसी प्रकार यहाँ माइनस नहीं लिखा जाता, यहाँ उसकी जगह क्या लिख दिया जाता है? बीसी। बीसी क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस को। समझ पा रहे हैं कि नहीं सर? पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल में, अरे आज सब बताएंगे। नीलम जी चुप रहिए, कुछ देर बताएंगे। टाइपिंग में करिए। हाँ वही तो यार, समझाओ इन लोगों को, टाइपिंग इतना कर दे रहे हैं। टाइपिंग टेस्ट देना होगा तो फेल हो जाएंगे उसमें। यहाँ टाइपिंग खूब दिखा रहे हैं। तो ये समझ पाए, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसा मसीह के बर्थडे से पहले की घटना बीसी, और ईसा मसीह के बर्थडे की बाद की घटना तो एडी। आई बात समझ में? चलिए, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे लिखेंगे तो इसको हम छोटा सा लिखते हैं। छोटा सा मतलब ताकि आपको पता रहे, तो इसको यहां मैं लिख रहा हूं। पहले नंबर पे रहेगा, जो कैलेंडर जानना है उस कैलेंडर का नाम है विक्रम संवत। दूसरे कैलेंडर का नाम जानना है जिसको भी मैंने बताया, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तीसरे कैलेंडर का नाम जानना है शक संवत। चौथे कैलेंडर का नाम जानना है गुप्ता संवत। इसको लिखते चलना, वो प्राग ऐतिहासिक पहला था और आद्य ऐतिहासिक दूसरा पॉइंट था। अब दूसरा ये हम लोग लिखने चल रहे हैं। ठीक, गुप्ता संवत। गुप्ता संवत के बाद पांचवें नंबर पे है हिजरी संवत। हिजरी संवत। ये 5 कैलेंडर जानने हैं, जिसमें से मैंने एक आपको बताया ईसा मसीह को आधार बना करके। इनके जन्म के पहले की घटना वो होगी बीसीई या बीसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। और इनके जन्म की बाद की घटना एडी, जिसको बोलेंगे ईसवी। ठीक। दूसरा विक्रम संवत के बारे में जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विक्रम संवत कौन था? तो बोले
बोले ना। हाँ देखिएगा, गुजरात के एक राजा थे, ध्यान से सुनिएगा, गुजरात के एक राजा थे और उन राजा का नाम, ध्यान से सुनिएगा, गुजरात के एक राजा थे और उन राजा का नाम था चंद्रगुप्त। क्या नाम था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। चंद्रगुप्त नाम के राजा आपको प्राचीन भारत में लगभग 8 से 10 लोग मिलेंगे। ये सबसे पहले वाले हैं। इनका नाम, ये ना तो चंद्रगुप्त मौर्य है ना तो चंद्रगुप्त गुप्त डायनेस्टी वाले हैं, ये वो दोनों नहीं है, ये पहले के हैं। तो गुजरात के राजा थे चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के शासन काल में वहां पर शक, एक विदेशी जनजाति हुआ करती थी। विदेशी का मतलब पाकिस्तानी लोग, बाहर से आए थे ये लोग, और इन लोगों ने आक्रमण किया। और आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने शकों को पटक पटक के मारा था, शकों को मार गिराया था। जब शकों को मारा तो इनकी बड़ी ख्याति हुई, और ख्याति होने के बाद इन्होंने एक उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। किसकी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले भारत में शासक कितने हैं पता है आपको? 14। 14 ऐसे राजा थे, 14 ऐसे राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सबसे पहले ये वाले हैं। सबसे पहले कौन है? ये वाले। सबसे अंतिम कोई बता दे, सबसे अंतिम ऐसा राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, अगर वो बता लिया तुरंत मैं उसको पेटीएम कर रहा हूं 5 रुपए। बताओ। सोचिए जल्दी। अच्छा, पगल हो जाइए। अब बार देवी। नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड नहीं। अच्छा, नहीं पता, हारी मान ली ये तो। सबसे अंतिम थे हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिससे अकबर लड़ाई लड़ा था। वो भी कौन सी लड़ाई? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। हेमू सबसे अंतिम राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और ये पहले थे। जब सुनिएगा, जब विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि धारण की, उसी दौरान इन्होंने एक संवत चलाया था, जो संवत विक्रम संवत कहलाया। और ये इस कैलेंडर से, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 ईसा पूर्व पहले चला था। कितना? 57 ईसा पूर्व पहले चला था। 57। यानी जब भी कभी आपसे पूछे, जैसे इस बार चल रहा है 2021, अगर आपसे पूछे कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है, तो आप कुछ मत करिए, बस इसमें क्या जोड़ दीजिए? 57। 718 527 2078 विक्रमी संवत। 2078 विक्रमी संवत। जैसे आपने अगर मैंने जब पॉलिटी आपको बता, किसी को भी पढ़ाई होगी, तो मैंने सबसे पहली क्लास में प्रस्तावना सुनाई होगी आप लोगों को। सुनाया है ना? समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई कमेंट बंद हो गया एकदम अब तो। नहीं सुनाई? चलो, ध्यान से सुनिएगा। मैं सुनाऊंगा नहीं, लेकिन आपने सुना होगा कि हमारा संविधान, अगर ये समझ में आया कि नहीं, अगर विक्रमी संवत आपको निकालना हो तो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? जैसे मैंने आपको, आपने खुद पढ़ा होगा, जिस दिन संविधान, अच्छा, संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ? संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ? डेट बताइए जल्दी। संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ? डेट बताइए जल्दी। अबे सन बताना है, सन भैया, सन। उत्कर्ष भैया, हाँ वेरी गुड, 1949। 1949, इसी को पकड़ो, 1949 को। लेकिन आपने जब प्रियम्बल पढ़ा होगा तो उसमें ये लाइन पढ़ी होगी। पहले अगर शुरुआत से अगर चले कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समानता को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता का विकास करने के लिए आज इस संविधान सभा द्वारा तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यानी उस समय विक्रमी संवत कितना था? 2006। विक्रमी संवत कितना था? 2006। अगर आप 1949 में 57 साल जोड़ दीजिए
तो 9 7 16, 5 4 9 1 10, 9 1 10, 2006। देखिए कभी भी आपसे विक्रमी संवत पूछे तो आप क्या करेंगे, उसमें 57 ऐड करेंगे। 57 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आ रहा है कि नहीं समझ में? 57 ऐड करेंगे। हाँ वेरी गुड, वो लोकेश श्रीवास्तव भैया। लोकेश तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं ध्यान कर पा रहा हूँ कौन हो तुम, बस तो समझ पाए कि नहीं? हाँ वेरी गुड। तो 57 ऐड करेंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर आप समझ ही गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये ध्यान से सुनिएगा, ये बात अगर पूछी गई कि किसको हराने के कारण चलाया गया था, तो शकों को पराजित किया गया था। लेकिन ये शक संवत नहीं है। शकों को पराजित जरूर किया गया था, लेकिन ये शक संवत नहीं है। हाँ लिखवाएंगे भैया, लिखवाएंगे, पहले आप समझ तो लीजिए। दूसरा, अब बात आती है शक संवत की। पांचों जान लीजिए, फिर एक एक करके लिख लीजिएगा आप। मैं बोल दूंगा अगर बोर्ड पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो। ठीक, शक संवत देखिएगा। आप जब इतिहास पढ़ते होंगे तो आपके इतिहास में एक बहुत सारे वंश थे। वंश का मतलब आप कंफ्यूज मत हुआ करिए। वंश का मतलब ऐसे ले लीजिए जैसे आज के समय में पार्टियां हैं। पार्टियां का मतलब कांग्रेस, बीजेपी। सर अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर से चल रहा है। हाँ, हम लोग जो मानते हैं यानी ब्रिटिश जो, जैसे आज तारीख कितनी है, तो 3 जून है शायद ना, 3 जून 2021। तो ये 3 जून 2021 किस कैलेंडर को बता रहा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर को। अरे बात समझ में, 2 जून है। हाँ यार 2 ही जून है, सॉरी। 2 जून है, 2 जून है, तो 2 जून ये बता रहा है क्या? हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, 2 जून है। तो 2 जून क्या बता रहा है कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर को बता रहा है। तो शक संवत की अगर बात कर ले, अगर शक संवत की बात कर ले, तो मैंने आपको बताया होगा या आपने सुना भी होगा एक वंश के बारे में, और उस वंश का नाम क्या था? कुषाण वंश। क्या नाम था? हाँ सुनिएगा, वो उस वंश का नाम क्या था? कुषाण वंश। कुषाण वंश के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क। ठीक, कनिष्क के जो राजा थे उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। और पहले के राजा राज्याभिषेक कराने में बहुत पैसा खर्च करते थे ताकि वो याद सबको बनी रहे। और इन्होंने कुछ स्पेशल ही कर दिया। जिस दिन इन्होंने राज्याभिषेक करवाया, इन्होंने एक कैलेंडर की शुरुआत कर दी, और वो कैलेंडर ही क्या कहलाया? शक संवत कहलाया। और चलाया कब गया था? 78 ईस्वी में। ये वाला जो चला था ईसा पूर्व में, तो इसमें 57 जोड़ना पड़ता था। और ये वाला कब चला था? 78 ईस्वी में। तो जब भी कभी पूछे 78 आप माइनस करेंगे। जैसे चल रहा है 2021, आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा शक संवत चल रहा है, तो आप करेंगे क्या पता है? आप 78 माइनस कर देंगे। 11 में से 8 गया 3, 11 में से 7 गया 4, इधर आया 1943। यानी कौन सा शक संवत चल रहा है? 1943। बहुत सारे लोगों ने उत्तर भी दिया, उन लोगों का बहुत बहुत भला हो। ध्यान से सुनिएगा, समझ पा रहे हैं ना? कि भैया कोई लेट के इसका वीडियो ऑफ करिए, लेटा हुआ है लड़का ये। समझ पाए? दूसरी बात, गुप्त संवत की अगर बात कर ले तो ध्यान से सुनिएगा। गुप्त संवत एक राजा थे, जैसे गुप्त डायनेस्टी है, अभी पढ़ेंगे, आप सबका सीक्वेंस पढ़ेंगे तो इसमें गुप्त डायनेस्टी का भी नाम आएगा। तो गुप्त डायनेस्टी में क्या था कि गुप्त वंश में एक राजा हुआ करते थे। गुप्त वंश में 2 चंद्रगुप्त हैं प्रमुख, एक चंद्रगुप्त प्रथम, एक चंद्रगुप्त द्वितीय। हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, उसी के दरबार में हिवेनसांग सॉरी फाहियान भारत आया था। उसी के दरबार के दरबारियों को नवरत्न कहा जाता था, जिसमें बड़े बड़े लोग रहते थे। बड़े बड़े लोग का मतलब है, उसी में कालिदास थे, उनके दरबारी थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। उनका नाम नहीं ले रहे हैं अभी, उनका नाम आगे पढ़ा जाएगा। ये गुप्त वंश के एक राजा है चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने कोई नया काम किया, इन्होंने किया क्या कि 319 ईस्वी में एक संवत चला दिया, जिस संवत का नाम है गुप्त संवत। अगर कभी गुप्त संवत पूछ ले तो जो भी सन पूछा जाए उसमें 319 घटा दीजिए। हाँ वो दूसरा सिक्के वाला दूसरा है प्रीति सरकार। ठीक, तो चंद्रगुप्त प्रथम का है, तो 319 ईस्वी में कौन सा संवत चला था इन्होंने? गुप्त संवत। कौन सा? गुप्त संवत। चलिए, हिजरी संवत जान लीजिए।
हिजरी संवत क्या है? पहली बात इसको जानिए, इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। कौन से धर्म से? इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। और इस्लाम धर्म के प्रणेता, इस्लाम धर्म के जो जिनको हम लोग गॉड फादर कह सकते हैं, वो कौन थे? पैगंबर साहब। साहब, पैगंबर साहब के बारे में पूरी कहानी पढ़ेंगे जब हम लोग धर्मों का अभ्युदय पढ़ेंगे, तो धर्मों, इस्लाम धर्म का अभ्युदय पढ़ेंगे तो पैगंबर साहब के बारे में पूरी कहानी जानी जाएगी। लेकिन आज एक पॉइंट जान लीजिए, वो पॉइंट ये है कि पैगंबर साहब ने अपना शुरुआती जो समय बिताया था वो मक्का में बिताया था, और आगे चल करके वो कहां चले गए थे? मदीना। आगे चल करके कहां चले गए थे? मदीना। तो मक्का से जब वो मदीना गए तो यह घटना कहलाती है अलग होना या जुदाई। ठीक? जुदाई शब्द को उर्दू में कहा जाता है हिजरत। क्या कहते हैं उसको? हिजरत। और हिजरत को ही, या हिजरत की याद में ही यह संवत चलाया गया था जिसको कहते हैं हिजरी संवत। और ये हिजरी संवत पता है कब चलाया गया? 622 ईस्वी में। कभी भी हिजरी संवत आपसे पूछे, आप उसमें क्या कर देंगे? 622 घटा देंगे। क्या करेंगे? 622 घटा देंगे। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझ में आया ये बता दीजिए, मैं फिर से रिवीजन कर दूं, बता दूं, नहीं तो लिख लीजिए। हाँ, इस समय जो, वेरी गुड, आ गया। हाँ सर, आया। लिखवा दीजिए सर। सर क्लियर नहीं हुआ है। 319 किस में होगा? हाँ, तो 319 उसका है, 319 गुप्ता वाले का है ना। 319 गुप्त संवत का है। एक एक करके लिखवा दूं कि लिख लेंगे बोर्ड से देख के? लिखवा दें? चलिए, जो जो लिख लिए हैं कोई बात नहीं, वो 2 मिनट का ब्रेक ले ले। ब्रेक का मतलब ये 2 मिनट ऐसे शांति से बैठे रहें, खुदुर बुदुर कर लें तब तक, बाकी लोग लिख लें जल्दी जल्दी। सबसे पहला, विक्रम संवत। हाँ, बोल रहा हूँ, हेडिंग डालिएगा विक्रम संवत। हेडिंग क्या रहेगी? विक्रम संवत। लिखिएगा। गुजरात के राजा, अरे जो नहीं लिखे हैं उनके लिए है। गुजरात के राजा विक्रमादित्य ने, सॉरी, गुजरात के राजा चंद्रगुप्त ने गुजरात के राजा चंद्रगुप्त ने वो सब्सट्रैक्ट करना है भैया, जो ईस्वी में रहेगा उसको सब्सट्रैक्ट करना रहेगा। एक ही केवल है जिसमें ऐड करना है, विक्रम वाले में, बाकी सब में सब्सट्रैक्ट करना रहेगा। ठीक। गुजरात के राजा चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित किया, शकों को पराजित किया, शकों को पराजित किया, शकों को पराजित किया, तथा इस विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके, विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके, उपाधि धारण करके, उपाधि धारण करके विक्रम संवत की शुरुआत की, विक्रम संवत की शुरुआत की। हाँ, कर बता देंगे, बता देंगे, तुरंत बताएंगे। 2 मिनट रुक जाइए, पहले लिखवाने दीजिए। एक एक चलता रहेगा, नहीं भूल जाएंगे हम। विक्रम संवत की शुरुआत की, नीचे लिखिएगा, विक्रम संवत की शुरुआत की। 57 यानी 57 ईसा पूर्व पहले, यह शब्द जरूर लिखिएगा, 57 ईसा पूर्व पहले, 57 ईसा पूर्व पहले। लिखा?
57 ईसा पूर्व पहले। चलिए दूसरा पॉइंट, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर लिखिएगा। बोले, लिखिएगा लिखिएगा। इसकी शुरुआत पॉप ग्रेगोरी ने की थी। इसकी शुरुआत पॉप ग्रेगोरी ने की थी। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए, फिर मैं अगला पॉइंट, अगला सीक्वेंस बताने वाला है। तीनों सीक्वेंस अलग अलग बताऊंगा, प्राचीन का अलग, मध्यकालीन का अलग और आधुनिक अलग। तो ध्यान से सुनते रहिएगा, कोई जाएगा नहीं, को बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी। अगला लिखिएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर लिखिए। इसकी शुरुआत पॉप ग्रेगोरी ने की थी। पॉप ग्रेगोरी ने की थी, जिसमें ईसा मसीह के जन्म को आधार बनाया गया है। जिसमें ईसा मसीह के जन्म को आधार बनाया गया है। जन्म को आधार बनाया गया है। जन्म को आधार बनाया गया। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना को, ईसा मसीह से, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना को पॉप, पॉप, पॉप नहीं है, पॉप, पॉप, पी पी दोनों में रहेगा। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना को ईसा पूर्व यानी बीसी, तथा इनके जन्म के बाद की घटना को एडी यानी ईसवी कहते हैं। एडी यानी ईसवी कहते हैं। लिखा? हाँ, बीसी हो गया, एडी हो गया। चलिए अगली हेडिंग बनाइएगा, शक संवत। शक संवत। अगली हेडिंग बनाइएगा, शक संवत। लिखिएगा, कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने, एडी का होगा एंटी डोमिनी और बीसी का होगा बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस। ईसवी और ईसा पूर्व। लिखिएगा, शक संवत। लिखिए, कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने, कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक 78 ईस्वी में किया था। ईस्वी का मतलब एडी में। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक 78 ईस्वी में किया था। 78 ईस्वी में किया था, तथा इसी याद में शक संवत की शुरुआत की थी। इसी याद में शक संवत की शुरुआत की थी। हाँ, इसी याद में शक संवत की शुरुआत की थी। टार्च दिखाने का काम रश्मि जी कर रही क्या, आगे आगे पूछ के। इसी की शुरुआत तथा इसी याद में शक संवत की शुरुआत की। तो जब भी शक संवत पूछेगा तो उसमें 78 आपको सब्सट्रैक्ट करना रहेगा। 78 आपको सब्सट्रैक्ट करना रहेगा। अगला हेडिंग बनाइएगा, गुप्त संवत। गुप्त संवत। कौन सा? गुप्त संवत। अच्छा अच्छा। गुप्त संवत लिखिएगा। देखिए, गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने
गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने, गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में इस संवत की शुरुआत की। 319 ईस्वी में इस संवत की शुरुआत की। 319 ईस्वी में इस संवत की शुरुआत की। इस संवत की शुरुआत की। हाँ हाँ, वो तो अलग है, वो तो मैं बताऊंगा ही कितने लोगों ने धारण की थी, कौन कौन थे। ठीक, इस संवत की शुरुआत की। चलिए अगला लिखिएगा हिजरी संवत। हिजरी, अगला लिखिएगा हिजरी संवत। जल्दी लिखिए भैया, हिजरी संवत बोले, लिखिएगा। पैगंबर साहब, पैगंबर साहब का मक्का से छोड़कर मदीना जाना, का मक्का छोड़कर मदीना जाना, मक्का छोड़कर मदीना जाना हिजरत कहलाता है। हिजरत ये लिखिएगा, इसका मतलब होता है अलग होना। हिजरत, मक्का छोड़कर मदीना जाना हिजरत कहलाता है। और इसी याद में 622 ईस्वी में, और इसी याद में 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है। वेरी गुड, शक संवत लिखिएगा। अगला पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। लिखा, लिख लिया ना। चलिए देखिएगा, अब आपका, अब आपका आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है कि पहला प्राचीन भारत का खंड पूरा सीक्वेंस, मध्यकालीन भारत का पूरा खंड पूरा सीक्वेंस, तीनों का सीक्वेंस बढ़िया से जानते हैं। क्या हुआ था जो अपनाया गया था। अपनाने का मतलब हर देश, जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल अगर हॉकी है तो कुछ हुआ थोड़ी था जो हॉकी अपनाया गया। एक पहचान होती है सबकी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है तो गंगा नदी के बारे में कुछ हुआ थोड़ी था। एक पहचान होती है सबकी अलग अलग। ठीक, तो आप जानते रहिएगा ये। अब हम तीनों का सीक्वेंस जानते हैं। पहले आपके सामने लिखा गया है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में कहां से कहां तक की घटना और उसका पूरा सीक्वेंस। मध्यकालीन भारत में कहां से कहां तक की घटना, उसका पूरा सीक्वेंस। आधुनिक भारत में। सबसे पहले प्राचीन भारत में जानते हैं, देखिएगा। प्राचीन काल, एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत।
सबसे मजेदार टॉपिक इसको आपको लगेगा, क्योंकि इसमें जैसे हम लोग पहले बूढ़े लोगों के पास कहानियां सुनने बैठते थे, तो कहानी सुनने में जो इंटरेस्ट आता था, सबसे बढ़िया इंटरेस्ट इसी में आता है। लेकिन इसको भी बताने का एक तरीका है, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, और मैंने आपको बताया ऐतिहासिक काल के या आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, है ना, के बारे में, प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने आपको बताया। आद्य ऐतिहासिक काल में देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर प्राग ऐतिहासिक काल की मैंने बताया कि इसमें कोई हमारे पास स्रोत नहीं था, इसमें हमारे पास कोई, हमारे पास का मतलब आपके पास भी नहीं था। ऐसा मत सोचिए अगर मैं केवल दाढ़ी बना के आया हूं तो मेरे पास ही केवल नहीं रहा होगा, किसी के पास नहीं था। प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है जिसमें कोई स्रोत नहीं था, इसमें केवल अवधारणाएं हैं, एजेंशन है कि ऐसा ऐसा यंत्र मिला, क्योंकि पत्थर के टुकड़े मिले हैं, हड्डियों के औजार मिले हैं, कंकाल मिले, उस हिसाब से केवल एक एजम्पशन किया गया है। एजम्पशन का मतलब तर्क बनाया गया, एक तर्क बना करके पूरी चीजें लिखी गई हैं, और उसी तर्क के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक है पहले पूरा पाषाण काल, इसी को कहा जाता है पाषाण काल, स्टोन एज, क्योंकि पूरा का पूरा काल पत्थरों पर डिपेंड ही है, पत्थरों की बनावट, पत्थरों के आकार, सब कुछ। आद्य ऐतिहासिक को पढ़ा जा सकता है भैया, केसरी नंदन, नाम तुम्हारा इतना अच्छा है, क्वेश्चन पूछते हो पगलू जैसा। ठीक, पढ़ा जा सकता है, तभी तो हम पढ़ेंगे। आपकी वॉइस रुक रही है, नहीं रुक नहीं रही होगी, रुक गई थी, अब नहीं रुक रही होगी। अगर रुक रही है तो आपके नेट में कोई इश्यू है। ठीक, पूरा पाषाण काल सबसे पहले, मध्य पाषाण काल दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पे क्या होगा, नव पाषाण काल। ठीक, पूरा, मध्य, नव। ठीक, ठीक, आवाज क्लियर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगी क्लियर धीरे धीरे। तो सबसे पहले पूरा, मध्य और नवपाषाण काल, इन तीनों काल में एक बात कॉमन थी कि ये तीनों काल पूरा पूरा पत्थरों पर डिपेंड था, पत्थरों के शेप साइज के आधार पर, पत्थरों के औजार बनाने के आधार पर। लेकिन इनसे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर आपसे बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाए कि आग की खोज कौन से काल की देन है, आग की खोज पूरा पाषाण काल की देन है। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि जो पशुपालन की शुरुआत हुई, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पशुपालन की शुरुआत कौन से काल की देन है, तो मध्य पाषाण काल की देन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कृषि की शुरुआत कौन से काल की देन है, मध्य पाषाण काल की देन है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खाद्यान्न कृषि, खाद्यान्न का मतलब होता है खाने वाली फसलें, जो खाई जाने वाली फसलें हैं, इन खाद्यान्न कृषि की शुरुआत किसकी देन है, नवपाषाण काल की। पहिए की देन किसमें है, नवपाषाण काल की। पहिया इसमें जाएगा, पशुपालन कृषि इसमें जाएगा, और आग पहले वाले में जाएगा। इसकी सबकी कहानी है। सबके स्थान पूछे जाते हैं, कहां पर पत्थरों के अवशेष बढ़िया मिले हैं, कहां पत्थरों की केवल गुफाएं मिली हैं, कहां पर आपको अलग अलग मनुष्य के रहने के पहले संकेत कहां मिले हैं, सबके स्थान पूछे जाते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात आप ये बताइए, तीनों चीज समझ पाए कि नहीं। हमारे पास कुछ कहानियां हैं, कहानियों का मतलब ये है, हाँ, बुर्जहोम हो गया, बहुत सारे स्थान है भैया। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल में केवल एजम्पशन है, कहानियां हैं, जिसके आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी, पहले तो पत्थरों का ही प्रयोग करते थे, लेकिन जो पहली धातु हमने खोजी थी, हमने का मतलब हमारे पुरखों ने खोजी थी, वो तांबा था। तो तांबे की जो सभ्यता थी उसे कहा जाता है ताम्र युगीन सभ्यता। उसे क्या कहते हैं, ताम। तो प्राग ऐतिहासिक के बाद बीच में एक छोटा सा टाइम पीरियड आता है ताम्र युगीन सभ्यता की, तांबे का, वेरी गुड, तांबे की। ठीक, तो गॉड कहां से आए, तुम कहां से आए हो भैया। ठीक, देखिएगा, तो ताम्र युगीन सभ्यता थी।
इसके बाद आता है हम लोगों का अपना वाला टॉपिक, मेन टॉपिक जो कोर टॉपिक है, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें से हमारे पास या हम लोगों के पास सारे एविडेंस उपस्थित हैं। सारे एविडेंस उपस्थित का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, सारे एविडेंस का मतलब ये है उन एविडेंस को चाहे पढ़ा गया हो या नहीं पढ़ा गया हो, लेकिन एविडेंस लिखे हुए मिले हैं। और उस लिखे हुए एविडेंस की पहली सभ्यता भारत की कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। मतलब सुनिएगा हड़प्पा सभ्यता का, जैसे देखिएगा, अभी हम लोग जहां बैठे हैं, जैसे मैं यहाँ चुंगी पे हूँ स्कॉलर्स बिल्डिंग में, आप लोग अपने घर पे हैं, किसी के घर पे कहीं उसके बगल गोदाम होगी तो अलमारी बन रही होगी, किसी के बगल गोदाम होगी तो दूध का मान लो कारोबार चल रहा होगा, सबके बगल मान लेते हैं कोई गोदाम है। और ये दुनिया पूरी पलटे और पलटने के बाद सब कुछ डूब जाए, सब कुछ जमी दोष हो जाए, सब कुछ जमीन के नीचे चला जाए, हजारों सालों के पश्चात एक नई कोई मनुष्य की सभ्यता है जिसमें हम लोग से भी लेटेस्ट मनुष्य हो, उसमें नई नई टाइप के मनुष्य हो सब कुछ। तो वो लोग जब खुदाई करेंगे तो खुदाई करने के बाद उनको क्या मिलेगा? जगह जैसे चुंगी पे जब खुदाई होगी तो इस वाली बिल्डिंग में मिलेगा कि यहाँ पर एक बोर्ड बना हुआ था, एक आदमी था, मैं तो सड़ गल जाऊंगा, उसमें कीड़े मकोड़े खा, लेकिन कपड़ा बना रहेगा, जो मेरी मोबाइल है ये सब बने रहेंगे, इधर सामने जो एम्पलीफायर लैपटॉप ये सब रखा गया है, लाइट लगी, ये सब तो बने रहेंगे। तो जब खुदाइयां होंगी तो ये सब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ, सबका बताते चलेंगे, हाँ अपशिष्ट मिलेगा पूरा। आपके बगल में मान लेते हैं अलमारी की गोदाम थी, तो आज सभी लोग तो जमींदोज हो जाएंगे, लेकिन अलमारी के अवशेष मिलेंगे। तो जब खुदाइयां होंगी तो अवशेष कुछ ना कुछ मिलेगा। उन्हीं अवशेषों को अलग अलग, जैसे कहीं पर चावल के साक्ष्य मिले हैं, कहीं पर बढ़िया घर मिले हैं, कहीं पर लोगों को बंदरगाह यानी पोर्ट बंदरगाह मिले हैं। तो यही पूरे लोगों की जो पूरी उस समय की सभ्यता थी, उस सभ्यता को ही क्या कहते थे? हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि पहला स्थल जो खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए उसका नाम ही रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। कुछ लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप कहते हैं तो सीधे से खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भाई नहीं है। समझ पा रहे हैं? ठीक। क्यों सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम नहीं रहेगा? क्योंकि अब ये पहले अगर सिंधु घाटी सभ्यता था तो केवल और केवल इस आधार पर था कि सारे जो अवशेष मिले थे वो सिंधु नदी के आसपास मिले थे, लेकिन अब सिंधु नदी से दूर दूर भी इसके अवशेष मिल रहे हैं, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रहेगा। लेकिन इस हड़प्पा सभ्यता की एक खासियत थी, और वो खासियत क्या थी? इसमें लोग ना तो धर्म मानते थे, ना तो परिवार था, ना तो मतलब धर्म नहीं था, जाति व्यवस्था नहीं थी, ये सारी कुछ भी नहीं थी, सब कुछ अलग अलग चल रहा था। आ रही बात समझ में? ठीक। समझ में आ रहा है ना? पहली सभ्यता ये थी, पहला काल ये था, फिर सभ्यता ये पहली होगी। ना धर्म या ना जाति, कुछ नहीं था। वेरी गुड। हाँ, दयाराम साहनी, कितना सही टाइम था, बहुत बढ़िया। ठीक। हाँ, वेरी गुड, ध्यान से सुनिएगा। तो कई सारी चीजें थी, तो इसका अच्छा, इसके टाइम पीरियड को लेकर के बहुत सारे लोगों में अलग अलग तर्क दिए गए हैं, लेकिन वैसे जो इसका टाइम पीरियड माना जाता है वो 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक मानते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड अलग अलग किताबों में है, जो मान्य तर्क है वो यही है लगभग लगभग। फिर इसके बाद आई, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद आई, ये तो ऐसे लोग थे जो न ज्यादा पढ़े लिखे, न ज्यादा जानकारियां, सब कुछ ऐसे चल रहा था धीरे धीरे, सब कुछ कोई नहीं। आई आर्यों की सभ्यता। आर्यों की सभ्यता का मतलब था, आर्यों का आगमन, आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ, आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ। पहले यहाँ जो लोग थे द्रविड़ थे, द्रविड़ जैसे दक्षिण भारत वाले, हम लोग आर्य थे, बाहर से आए। आर्यों की जो सभ्यता थी उस सभ्यता को कहते हैं वेदों की सभ्यता। हाँ। अरे भैया, सोशल रिफॉर्मर कौन इतना बड़ा निकल गया? रेडमी नोट 8 प्रो। ध्यान से सुनिएगा इसको भैया, थोड़ा इसका नाम पूछिए, रेडमी 8 नो प्रो का। ठीक। आर्यों की सभ्यता। ठीक। आर्यों की सभ्य आर्यों का आगमन हुआ, और आर्यों का आगमन हुआ कब, जैसे या कौन सी सभ्यता थी इनकी? इसको कहा जाता है वैदिक सभ्यता। वैदिक का मतलब है वेदों की सभ्यता। वैदिक का मतलब, अच्छा एक बात बताइए, इधर वाला लिख लिए कि नहीं? प्राग ऐतिहासिक काल वाला यानी पाषाण काल, मध्य नौ, इसको लिखे हैं कि नहीं? उधर उसको थोड़ा सा बना लीजिए ताकि इसको बड़ा सा लिखने में आसानी हो और आपको आसानी समझ में, बार बार रफ ना करना पड़े। थोड़ा सा इसको रफ कर ली, इसको जल्दी से बना लीजिए, अगर दिख रहा हो तो। अगर हाँ, जल्दी से बना लीजिए, 2 मिनट लगेगा। इसका उसका सन नहीं है कुछ भी, क्योंकि लिखा हुआ कुछ था ही नहीं।
तो इसको सन, उसके उधर वाले का सन नहीं है, उधर वाले का ऐसा लिख लीजिए। इसको भी रहने दीजिएगा, इसको मैं बना रहा हूं बड़ा सा। लिख लिए? हाँ, वेरी गुड। पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य और नव पाषाण, पूरा स्टोन एज पे आधारित था ये। आग, पशुपालन, कृषि, खाद्यान्न, पहिया, फिर बीच में ताम्रयुगीन सभ्यता, फिर उसके बाद। अच्छा, साइड हो जाते हैं दीक्षा जी, थोड़ा जल्दी लिखिए। थैंक यू राहुल भैया। हाँ, लिखवाएंगे बाद में, आगे चल करके लिखवाएंगे, आगे चल करके। ठीक। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, पहला ये हो गया। चलिए, ध्यान से सुनिएगा, अभी मजा आएगा आपको। अभी ठीक करके देता हूं मैं प्राचीन भारत पूरा। ध्यान से सुनिएगा बस। अब इसमें सबसे पहले मैंने बताया आपको हड़प्पा। ठीक। इसमें कई सारे टॉपिक हैं, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिले थे, कौन सी स्थान से क्या मिला था, क्या नहीं मिला था, कहां पर चार रास्तों वाला नाम, वो कहां पर ऐसे पक्की सड़कों के अवशेष, कहां पर चूड़ियों के अवशेष, कहां पर घोड़े की नाल, कहां पर, ये सब कुछ तो पढ़ा जाएगा, वन लाइनर में याद किया जाएगा इसको पूरा। बढ़िया से याद करेंगे पूरा, चित्र बना करके, वो भी कहां पर क्या है। इसके बाद आई आर्यों की सभ्यता। अब देखिएगा भैया, ध्यान से सुनिएगा। आर्यों की सभ्यता आई, तो इसमें था क्या? सभ्यता, सभ्यता आई। इसको, इसी को कहते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कहने का मतलब केवल एक है कि ये है वेदों की सभ्यता। अर्थात इसमें जो चीजें हम लोग जान पाते हैं, वो जान पाते हैं वेदों के आधार पर। और आप सबको पता है वेदों की संख्या कितनी है? चार है। अगर नहीं पता है तो जॉली एलबी 2 में बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, फिर उसके बाद अथर्ववेद। भगवान को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का वर्णन अगर किया गया है तो ऋग्वेद में किया गया है। अगर भगवान से रिलेटेड जो हम लोग के भजन संध्या होती है, भजन होते हैं, उसका वर्णन किसमें है? सामवेद में। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संगीत की जननी किस वेद को कहते हैं? सामवेद को, क्योंकि इसमें चीजें गा करके बताई गई हैं। यजुर्वेद में क्या है? तो कर्म कांड का वर्णन है। कर्म कांड का मतलब हवन करना, ये ध्यान लगाना, ये सारी चीजें। और जब पंडित जी हवन कराते होंगे, आपने देखा जरूर होगा, कभी कभी गा करके स्वाहा बोलवा देते हैं, कभी कभी पढ़ करके स्वाहा बोलवा देते हैं। अगर आपसे कर्म कांडों का वर्णन किसमें? यजुर्वेद में। कर्म कांड किसमें किसमें हो सकता है? तो दोनों में हो सकता है। दोनों का मतलब गद्य व पद्य में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में है, तो आप क्या बताओगे? यजुर्वेद। संगीत की जननी कौन है? सामवेद। और उसके बाद, और अगर गद्य व पद्य दोनों को इसमें है, यजुर्वेद में है। फिर अथर्ववेद में जादू टोना, टोना टोटका, काला मंत्र, ये सारी चीजें। लेकिन इस वैदिक सभ्यता को दो लेयर में बांटा गया, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। वैदिक सभ्यता को दो टाइम पीरियड में बांटा गया है। एक वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है जिसको कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर वैदिक काल, पहला, दूसरा वाला है, और पहला वाला क्या है? वैदिक काल, वेदों की सभ्यता। एक है वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, एक है वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। इस वैदिक काल में ही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सब कुछ था। लेकिन इसमें एक और बात थी कि इसी वैदिक, अच्छा, इस वैदिक सभ्यता में किस धर्म को मानते थे, किसकी पूजा करते थे, संस्कृति क्या थी, खाते क्या थे, पशुपालन क्या था। क्योंकि मानव है तो हर चीज करेगा, इसके बारे में पूरी चीजें यहां जानी जाएगी। सेम इसी के बाद ये वाला टाइम पीरियड आया था, तो इसमें भी सारी चीजें जानी जाएंगी।
लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कुछ कम बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं वेदों से लेकर के उठा लेता है क्वेश्चन, उनके बारे में जाना जाएगा। लेकिन आप एक बात जानते रहिएगा, वैदिक काल की इसमें एक था कि जो ऋग्वैदिक में टोटल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया। जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कितने प्रकार के वर्ण थे? तो 4। कितने प्रकार के वर्ण थे? तो 4 प्रकार के वर्ण थे। आपको पता होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये किस पर आधारित थे? कर्म पर। आपका कर्म प्रधान, आपका कर्म जो होगा उस आधार पर आपको जगह दी जाएगी इन वर्ण व्यवस्था में। जैसे आप पठन पाठन का काम करते हैं, लोगों को अज्ञानता से ज्ञानता की ओर लेकर जाते हैं, लोगों के अंधकार भरे जीवन में उजाले का प्रकाश डालते हैं आप, ये तो आप कहलाएंगे ब्राह्मण। अगर आप समाज की रक्षा, नारी जगत की रक्षा करते हैं तो आप कहलाएंगे क्षत्रिय। अगर आप पशुपालन या अन्य कोई भी व्यापार करते हैं तो आप कहलाएंगे वैश्य। और अगर आप लोगों की चाटुकारिता करते हैं तो आप कहलाएंगे शूद्र। तो ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म प्रधान थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित हो गई? जन्म पर आधारित हो गई। और जब भी जन्म पे आधारित होगा तो जाहिर सी बात है, ब्राह्मण के घर में लेने वाला बच्चा जो बच्चा जन्म लेगा ब्राह्मण, और शूद्र के घर में बच्चा जो जन्म लेगा वो शूद्र होगा। इस आधार पर इन दोनों जातियों का अत्यधिक शोषण हुआ, ये मानना पड़ेगा। ठीक, ये कहानियां जो भी हैं उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक रूप से शोषण हुआ था। जब किसी का शोषण होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी का शोषण होगा, आपने दक्षिण भारत में एक नदी पढ़ी होगी केरल में, पेरियार नदी, वो एक व्यक्ति के नाम पर है। पेरियार एक व्यक्ति थे, वहां के सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने कहा था कि जिस धर्म में आपको इज्जत ना मिले उस धर्म को आपको लात मार देनी चाहिए। उनका वतन था, कई सारी बातें और बुरी बुरी कही थी उन्होंने। तो लोगों ने, जब लोगों की बुराइयां ज्यादा, लोगों को लगा कि हमारा अवहेलना हो रही है इस धर्म के कारण, इन कुछ लोगों, कुछ विशेष व्यक्तियों के कारण उनकी वो लेना हो रही थी, उन लोगों ने उनका विरोध किया। जिनका शोषण हो रहा था, विरोध करना भी चाहिए। जब विरोध किया तो विरोध करने के बाद धार्मिक आंदोलन शुरू हो गए। धार्मिक आंदोलन का मतलब जानते हैं? इस धर्म से, ये कोई, अच्छा है, ये वाला जो धर्म था, इसी धर्म को कहते हैं हम लोग सनातन धर्म, सबसे पुराना। सनातन या हिंदू धर्म इसका इकलौता ऐसा धर्म है जिसके कोई संस्थापक नहीं थे। क्योंकि सनातनी विचारधारा वो विचारधारा थी जो हमारे लिए, आपके लिए यूजफुल है, जो हमारे, जैसे पीपल के पेड़ की पूजा सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दी थी, किसी अन्य कारण से नहीं। आपको आज पता चल रहा होगा कि पीपल का पेड़ ही इकलौता ऐसा पेड़ है जो हमेशा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आपको बताया गया था गोमूत्र का, गाय की पूजा करने की, गाय भैंस गधे सब बहुत से लोग थे, लेकिन गाय की पूजा करना क्यों बताया गया? क्योंकि आपको पता होगा, छोटे बच्चे को गाय का दूध पिला दीजिए, भैंस का पिला दीजिए, गाय का पाचन कर ले जाएगा, भैंस के दूध का पाचन नहीं कर पाएगा वो। अगर आपको पता है कि अभी अधिकतर जो पतंजलि की दवाइयां आती हैं, अधिकतर आयुर्वेद जो मानता है वो गोमूत्र को ही ज्यादा प्रधान देता है, अधिकतर बीमारियों का इलाज गोमूत्र है। आपको पता होगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको पता होगा गाय के गोबर का लेपन जहां कर दिया जाता था, साइंस मानता है वहां के बैक्टीरिया कई बहुत समय के लिए शांत हो जाते हैं। तो आज जो सनातनी विचारधारा थी वो केवल हमारी लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन सब को उन्होंने धर्म के तहत जोड़ दिया था। तो ये ऐसा धर्म था जो हमारे आपके लिए, इसका कोई संस्थापक नहीं था। बाकी हर धर्म के कोई ना कोई संस्थापक होंगे, लेकिन इन धर्म में इन दोनों का शोषण हुआ। इन लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर के अपने अपने लिए, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग धर्मों की विचारधारा। धर्म का मतलब ही क्या है? जो धारण करने योग्य हो। अगर मैं, आप कोई विचारधारा अपनाइए और उसको लोग धारण करना शुरू कर दें, आपका भी अलग धर्म है फिर। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो धार्मिक आंदोलन हुए, और धार्मिक आंदोलन में कई सारे धर्मों की स्थापना हुई, जैसे जैन, जैसे बौद्ध, जैसे शैव, जैसे शाक्त, जैसे वैष्णव, अरे बहुत सा, इस्लाम आगे चल करके आ गया था। कई सारे धर्म स्थापित हुए। जब धर्म स्थापित हुए, जब धर्म स्थापित हुए तो उनकी विचारधाराएं अलग हुई। जब विचारधाराएं अलग हुई तो उनका कुनबा अलग हुआ, उनका क्षेत्र अलग हुआ। और पहले तो क्षेत्र बटे नहीं थे, लेकिन जब आगे चल करके क्षेत्र बटे तो जनपदों का उदय हुआ।
और 16 ऐसे जनपद जो अपने में एक विशेष क्षेत्र हुआ करते थे, उन्हीं जनपदों को कहा गया 16 महाजनपद। और मैंने अपनी लगभग लगभग क्लास में 16 महाजनपदों का वर्णन किया है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक केसरी नंदन पूना पैक्ट पे कहां पहुंच गए लड़के भैया? ठीक, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, इतनी बात समझ पाए, सबसे पहले हड़प्पा, फिर वैदिक सभ्यता, वेदों का युग, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल की पूरी जानकारियां मिलेंगी, लेकिन वैदिक काल के ही 10वें मंडल यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, सर वो छोड़े तो उत्तम हेतु था। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन हुआ। वर्ण व्यवस्था 4 थी, लेकिन वो कर्म पर था। लेकिन यही वर्ण व्यवस्था आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गई। इसी जन्म के आधारित होने के बाद फिर कई सारे, जिन लोगों का शोषण हुआ वो अलग ही होंगे, तो धार्मिक आंदोलन हुए और कई सारे धर्मों का विकास हुआ, जनपदों का उदय हुआ। और उन जनपदों में 16 ऐसे जनपद बने जो आगे चल करके पूरे भारत का एक नींव रख रहे हैं। अभी कोई भारत नहीं था, भारत भारत का कुछ नाम ही नहीं था। तो 16 महाजनपद तक कितने लोग समझ पाए? कितने लोग समझ पाए 16 महाजनपद तक? आया सबको? पक्का? चलिए, रफ कर दें इसको कि बनाएंगे आप? रफ कर दें? अगर रफ नहीं चाहते हैं तो जल्दी से आप एक रफली डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहला ये, यहां से ये गया, दूसरा ये पूरा यहां तक, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये पूरा। अगर बनाना चाहें तो आप बना लीजिए। फिर इसके बाद इधर सनातन के बारे साइड वाला बोल दीजिए सर। ना ना लिखे दिखाई नहीं दे रहा है। धार्मिक आंदोलन, अच्छा ये धार्मिक आंदोलन लिखा है। जैन, बौद्ध, शैव, शाक्त, वैष्णव, यहूदी, पारसी, जैन, इस्लाम, बहुत सारे धर्म थे। आगे बढ़ा जाए? ठीक, आगे बढ़ा जाए ना? हाँ ठीक, देखिएगा। 16 महाजनपद, अभी प्राचीन भारत ही चल रहा है और 16 महाजनपद तक हम लोग पहुंचे हैं। अब 16 महाजनपद से आगे का खंड सुनिए। 16 महाजनपद से आगे एक बार पूरा सीक्वेंस जान लेंगे तो कभी, हाँ लेकिन एक रफली कॉपी जरूर रखिएगा ताकि ये सीक्वेंस बनाते रहे, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। ठीक, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद तक। ये 16 महाजनपद कई थे। एक एक करके अगर मैं नाम लिखूं तो आप सबको पता भी होगा कि नाम मैंने बताया भी था आपको। कंबोज, जम्मू कश्मीर के पास था। कंबोज के बाद गांधार, गांधार के बाद राजस्थान वाला मत्स्य, मथुरा वाला जिसका नाम था सूरसेन, मध्य प्रदेश वाला जिसका नाम था अवंती, महाराष्ट्र वाला अगर चलेंगे तो वहां पर था अश्मक, बिहार वाला चलेंगे अगर तो उसका नाम था पता है क्या? 7वें नंबर पे अंग, 8वें नंबर पे था कौन सा? मगध, 9वें नंबर पे था वज्जी, 10वें नंबर पे कुरु, 11वें नंबर पे पांचाल। नंबर का मतलब कुछ भी लिख सकते हैं आप नंबर, मैंने याद ऐसे नंबर याद किया था, ऐसे मैप के हिसाब से मैंने याद किया था, मैंने बताया भी होगा आपको क्लास में। पांचाल के बाद अगर बात कर ले वत्स,
कौशाम्बी जिसकी राजधानी थी, हम लोगों का एरिया। फिर काशी, बनारस वाला क्षेत्र, बांदा वाला क्षेत्र, चेदी, अवध वाला क्षेत्र जिसको कहते थे कोशल, और कुशीनगर वाला क्षेत्र जिसको कहते थे मल्ल। ये 16 महाजनपद थे। अलग अलग राजा थे, अलग अलग सबका कुनबा था, अलग अलग लोग प्रजाएं थी, अलग अलग सब निवास करते थे। लेकिन ये सब आपस में लड़ना शुरू किए, ये सब आपस में लड़ना शुरू किए। हमेशा कटा जुझौल होता रहता था, झुटौल होता रहता था, मारपीट, लात घूसा सब चलते रहते थे। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। हाँ हाँ मत बताइए, ये देख लीजिए इधर, बाकी इधर देख लीजिए। इन महाजनपदों में ध्यान से सुनिएगा, इन महाजनपदों में 4 ऐसे महाजनपद थे जो सब पर भारी पड़ते थे। एक अवंती, दूसरे टॉप मोस्ट हुआ करता था मगध, तीसरे नंबर पे हुआ करता था जिसका नाम था वत्स, और चौथे नंबर पे हुआ करता था जिसका नाम था, कहां गया, कोश। ये 4 टॉप मोस्ट थे। अब हम मगध के बारे में शुरू करते हैं, क्योंकि मगध से ही पूरा भारत का निर्माण हुआ है, मगध का उत्कर्ष या मगध साम्राज्य। तो सबसे पहले मगध के बारे में एक छोटी सी जानकारी। मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे, उस संस्थापक का नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था उसका? कंबोज के बाद क्या लिखे हैं? कंबोज के बाद गांधार लिखा है, उधर वाला पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया है। मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे, उस संस्थापक नाम था बृहद्रथ, और बृहद्रथ ने अपने नाम पर एक वंश भी बनाया था, जिस वंश का नाम था बृहद्रथ वंश। क्या नाम था उनका? बृहद्रथ वंश। और बृहद्रथ वंश में केवल एक ही राजा थे जिनका नाम था राजा बृहद्रथ। बृहद्रथ वंश की मृत्यु के बाद, यानी बृहद्रथ वंश जब खत्म हुआ, तो दूसरा वंश इस पर आया जिसका नाम था हर्यक वंश। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वाला वंश कौन सा है? हर्यक वंश। अच्छा सर, थोड़ा बड़ा लिखें, देखिएगा। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य में सबसे पहला वंश था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश में केवल एक राजा, राजा बृहद्रथ। दूसरे नंबर पे जिसका नाम था हर्यक वंश, मगध साम्राज्य का वास्तविक फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश, जिसमें 3 राजा, 3 क्या 4 थे। सबसे पहले नंबर पे भैया बता रहे हैं बिंबिसार, दूसरे नंबर पे इनके पुत्र थे जिनका नाम था अजातशत्रु, तीसरे नंबर पे थे उदयन, चौथे नंबर पे थे नागदाशक। हर्यक वंश का खत्म होने के बाद, यानी इस पार्टी का जब रूलिंग पार्टी खत्म हुई, तो आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में सबसे पहले थे शिशुनाग, दूसरे थे कालाशोक। इनका क्या, अच्छा मैं इसलिए नाम लिख रहा हूं, कई बार इनका नाम देकर के केवल वंश पूछ लिया जाता है। 16 नंबर पे क्या लिखे हैं? 16 नंबर पे मल्ल लिखा है, मल्ल जिसकी राजधानी थी कुशीनारा या पावापुरी। तो कालाशोक, कालाशोक के बाद तीसरे नंबर पे थे नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश खत्म होने के बाद, शिशुनाग वंश खत्म होने के बाद चौथे नंबर पे आया था नंद वंश। जब आप इमेजिन टीवी, एक आती थी पहले, चैनल आता था इमेजिन टीवी, और उसपे चंद्रगुप्त मौर्य नाटक आता था, उसमें आप जब चंद्रगुप्त मौर्य की जब शुरुआत हुई थी, तो नंद वंश का जिक्र हुआ था। नंद वंश में 2 राजा थे, महापद्मानंद और घनानंद, पहला और दूसरा। घनानंद जब जब देखिएगा, आपने कभी इमेजिन टीवी वाला चंद्रगुप्त मौर्य, यूट्यूब पे भी है, चंद्रगुप्त मौर्य वाला नाटक जब शुरू करेंगे देखना ना, जब घनानंद का नाम आएगा, तो उसमें एक म्यूजिक बजा करती थी, बड़ी अच्छी म्यूजिक है, मेरी सबसे फेवरेट म्यूजिक है, तिरधा, गजब की म्यूजिक है जब वो बजता था। तो घनानंद, इसी घनानंद के टाइम पीरियड में, इसी घनानंद के टाइम पीरियड में भारत पर एक बड़ा आक्रमण होने वाला था, जिस आक्रमण का नाम क्या था पता है आपको? सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण। किसका? सिकंदर का। किसका? सिकंदर का, अलेक्जेंडर का। लेकिन आपसे यही पूछ लिया जाए कि क्या यह भारत पर पहला विदेशी आक्रमण था, तो आप क्या बताएंगे, हाँ या नहीं?
क्या ये भारत पर पहला विदेशी आक्रमण था, हाँ या नहीं? तो नहीं। बहुत अच्छा, क्योंकि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया किसने था? ईरानी लोगों ने किया था। ईरानी लोग, ईरान के लोगों ने किया था। भारत पर दूसरा आक्रमण यूनानियों ने किया था, और उन यूनानियों में ये तीसरे नंबर पे, यानी यूनानियों में दूसरे नंबर पे आया था। यानी आक्रमण करने की लिस्ट में तीसरे नंबर पर, और यूनानियों में तीसरे नंबर पर आया था कौन? सिकंदर। ये भारत पर जब आक्रमण कर रहा था तो उस समय भारत का राजा कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद। आई बात समझ में? नहीं समझ में आ रहा है क्या? आई बात समझ में ना? आ रहा है ना? वेरी गुड। ध्यान से सुनिएगा। जब घनानंद का शासनकाल था, यहीं से सुनिएगा, उस समय गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, और इन 16 महाजनपदों में सबसे पश्चिम में, अगर भारत का मैप निकाला जाए, अगर वर्ल्ड का मैप निकाला जाए, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर वर्ल्ड का मैप निकाला जाए तो ये है वर्ल्ड का मैप। भारत की लोकेशन ये है, और यहां पर था हुआ करता था तक्षशिला। यहां पर क्या हुआ करता था? तक्षशिला ये था। और अगर यूनान से कोई आक्रमण करने आएगा तो सबसे पहले तक्षशिला पर आक्रमण करेगा, क्योंकि सबसे पश्चिम में वही था। तो तक्षशिला के एक आचार्य थे, तक्षशिला गुरुकुल था, वहां के एक आचार्य थे चाणक्य। चाणक्य आचार्य को पता चला कि कोई एक विदेशी आक्रमण करने आ रहा है। ठीक। तक्षशिला का, ठीक, तक्षशिला अगर आपसे पूछे तक्षशिला से आ रहा कोई आक्रमण, ये आचार्य चाणक्य को पता चला कोई यूनान से आ रहा है आक्रमण करने, तो उन्होंने बेचारे ने आकर के इन सभी 16 महाजनपदों के अलग अलग राजाओं के पास जाकर के सभी से बात की कि आप लोग आपस में लड़िए मत, क्योंकि विदेश से कोई एक और आ रहा है, और अगर आप सब पर आक्रमण किया तो सब लोग हार जाएंगे। आप सब लोग एकजुट हो जाएं, एकजुट रहेंगे तभी उसका मुकाबला कर पाएंगे। सबको ये समझाते थे चाणक्य, कोई नहीं समझा। अंत में चाणक्य घनानंद के पास गए, और घनानंद ने इनकी बेइज्जती कर दी थी। बहुत बुरी बेइज्जती घनानंद किसकी की थी? चाणक्य की। चाणक्य को ये बात बुरी लगी, और उन्होंने अपनी शिखा, वहीं पर उनकी शिखा खुली थी, तो कहा था कि शिखा में गठ्ठी तभी पड़ेगी जब घनानंद का समूल वंश नाश कर दूंगा, और किसी एक ऐसे राजा को गद्दी पर बैठाऊंगा जो अखंड भारत का निर्माण करेगा। और आचार्य चाणक्य का यह सपना पूरा कैसे हुआ? जब उन्होंने अपने एक छोटे से सेनापति कह लीजिए, या अपने छोटे से एक शिष्य जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसा योग्य बनाया जिससे उसने घनानंद के वंश को समाप्त किया, सिकंदर के आक्रमण को विफल किया, और इन 16 महाजनपदों में लगभग लगभग सभी जनपदों पर जीत करके एक नए भारत का, एक अखंड भारत का निर्माण किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यानी इस नंद वंश के बाद जिस वंश की शुरुआत होती है वो है मौर्य वंश, और मौर्य वंश से ही अपनी पूरी कहानी शुरू होती है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? चलिए, हाँ हो। हाँ हो। कौन है? जागृति सिंह। चलिए, समथिंग समथिंग, बहुत अच्छे से। चलिए, अगर आप बनाना चाहें तो पहला वंश ये था मगध साम्राज्य की कुर्सी पर, पहला वंश ये था। दूसरे वंश की अगर बात की जाए तो दूसरा वंश ये था, तीसरा ये है, चौथा ये है। और इन्हीं के टाइम पीरियड में विदेशी आक्रमणों के बारे में थोड़ा पढ़ा जाता है। विदेशी आक्रमण में पहला आक्रमण ईरानी, दूसरा यूनानी, और तीसरा सिकंदर। सिकंदर भी क्या था? यूनानी ही था। बनाएंगे इसको, और ये 16 महाजनपद उधर लिखा है। शिशुनाग वंश आगे आए, शिशुनाग वंश बोल दीजिए। अच्छा, शिशुनाग वंश में सबसे पहले शिशुनाग, दूसरा कालाशोक, तीसरा नंदीवर्धन। सुनाग, फिर कालाशोक। हर्यक वंश फिर से बता दें, हर्यक वंश से सबसे पहले बिंबिसार, दूसरे पे अजातशत्रु, तीसरे पे उदयन, चौथे पे नागदाश। आपको याद होगा जब मैंने नदियों वाला टॉपिक पढ़ाया था, मैंने पटना शहर के बारे में बताया था। वो पटना शहर को बसाया किसने था? गंगा और सोन नदी के संगम पर अजातशत्रु ने। बसाया किसने था? अजातशत्रु ने। और उसको राजधानी किसने बनाई थी? उदयन ने। राजधानी किसने बनाई थी? उदयन ने। बना लिए सर, आगे पढ़ाएं।
थर्ड में क्या है? थर्ड में है वही शिशुनाग वाला, काला शोक, शिशुनाग, नंदीवर्धन, यही वाला है। समझ पाए कि नहीं आप लोग? हटे सर तो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ ले लीजिए, बिल्कुल ले लें। भगवान आपका भी भला कर दे स्क्रीनशॉट लेने के बाद। इतना तक समझ पाए कि नहीं आप? अफगानिस्तान वाला एरिया है, अफगानिस्तान वाला, अफगानिस्तान वाला एरिया है। दिख नहीं रहा धर्मेंद्र भाई यार, तो मैंने तो बड़ा बड़ा लिखा भी है, क्या कर सकते हैं। मगध, सॉरी, मगध वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अभी तो मगध का अंतिम सम्राट आया ही नहीं। अभी तो पहला पूछा जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब तो मेन आएगा पांचवा। अब तो मेन आएगा पांचवा, मौर्य वंश। फिर उसके बाद फिर कई सारे रहेंगे छोटे छोटे। तो अभी तो बहुत पढ़ना है। इतना समझ पाए? 16 महाजनपद बोल दे भैया, 16 महाजनपद केवल नाम लिख लो, मैं 16 महाजनपद को बाई मैपिंग बताऊंगा बोर्ड पे। 16 महाजनपद को मैं बाई मैपिंग बताऊंगा बोर्ड पे। यूनानी के बाद सिकंदर आया था। पहला ईरानी, दूसरा यूनानी, और यूनानी भी, जो यूनान एक क्षेत्र था, यूनान से दूसरा जो आक्रमण हुआ था सिकंदर ने किया था, और वही मेन था। सिकंदर ने हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा था ना पोरस से, वो भी बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो यहां तक आप देख के आइएगा, घनानंद तक। कल मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य से उठाऊंगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का उदय कैसे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से कहानियां, फिर लास्ट तक चलेंगे भारत की आजादी तक के क्रम का। तो बढ़िया से बैठिएगा और ये चीजें याद करके आइएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं कल, पढ़ के जरूर आइएगा, ठीक।